किसी गांव में विनोद अपनी माँ, पिताजी और छोटी बहन के साथ खुशी से जीवन जी रहा था। उसके पिता एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पोस्ट पर जॉब करते थे। उसकी माँ एक बहुत ही अच्छी हाउसवाइफ थी और विनोद अपनी छोटी बहन के साथ रोज स्कूल जाता, खूब खुश रहता, अपने दोस्तों के साथ खूब मजे किया करता था। उसकी छोटी बहन पढ़ाई में बहुत होशियार थी, लेकिन विनोद को पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं था। उसके पापा हमेशा उसे कहा करते थे, मेरी बेटी एक दिन बहुत बड़ी डॉक्टर बनेगी, मेरा नाम रोशन करेगी, और ये मूर्ख पता नहीं क्या बनेगा, पढ़ाई तो करता नहीं, बस जब देखो तब दोस्त के साथ आवारागर्दी करता है। विनोद को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे जब भी कोई पढ़ाई के बारे में समझाता तो वो बस एक ही डायलॉग मारता था, पढ़ाई इम्पोर्टेंट है लेकिन कंपलसरी तो नहीं ना। बिना पढ़ाई के भी लाइफ में बहुत कुछ किया जा सकता है। हर बात के लिए इस बोरिंग किताबों में घुसने की क्या जरूरत है। कोई काम तो इंसान को अपने दिमाग से भी कर लेनी चाहिए। विनोद का मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं था, पर उसका एक सपना था बचपन से कि वो चांद पर जाएगा, चांद पर ही अपना घर बनाएगा और परिवार के साथ वहीं पर रहेगा। वो चांद को देखते हुए बोलता है, देखना, एक दिन मैं जरूर तुम्हारे पास आऊंगा, अपने माँ, पिताजी और बहन के साथ चांद पर ही रहूंगा। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन विनोद के क्लास में उनकी टीचर चांद के बारे में पूछता है। विनोद के टीचर सभी बच्चों से पूछते हैं, अच्छा बच्चों, बताओ तो चांद पर सबसे पहले कौन गया था? विनोद जल्दी ही खड़ा हो जाता है और बोलता है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। विनोद की टीचर और पूरा क्लास विनोद को हैरानी से देखने लगते हैं। वेरी गुड विनोद, एकदम करेक्ट आंसर दिया है तुमने। लगता है तुमने पढ़ाई करना शुरू कर दिया है। वेरी गुड बेटा। विनोद की बहन बोलती है, टीचर जी, भैया ने कोई पढ़ाई शुरू नहीं की है, ये तो बस इनकी चांद को लेकर फितूर चढ़ा है। ये हमेशा चांद के बारे में बात करते रहते हैं, तो इसीलिए चांद के बारे में इन्हें सब कुछ पता है। और ये माँ से हमेशा कहते रहते हैं कि देखना माँ, एक दिन मैं तुझे लेकर चांद पर जाऊंगा और चांद पर बड़ा सा घर बनाऊंगा और वहीं पर रहूंगा। विनोद के बारे में ये सब बातें सुनकर क्लास विनोद पर हंसने लगता है, लेकिन विनोद को किसी भी बात की कोई परवाह नहीं होती है। वो बस अपनी दुनिया में ही खोया रहता है, किसी की बातों की कभी भी बुरा नहीं मानता है और दूसरों की मदद करता है। एक बार स्कूल के लंच टाइम में एक गरीब बच्चा खाना लेकर नहीं आया था। तभी वो बहुत भूखा था, रोने लगा था। विनोद उसके पास जाकर उसे बोलता है, क्या हुआ, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? मेरा पास खाना नहीं है, बड़े मुश्किल से मेरी गरीब माँ मुझे स्कूल भेज पाती है, लेकिन रोज लंच नहीं दे पाती है, इसलिए पैसा नहीं है। विनोद अपना लंच बॉक्स उसे देकर बोलता है, ये लो, तुम मेरा खाना खा लो और मैं तुम्हारे लिए रोज खाना लेकर आऊंगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना और पेट भर के खाना खा लेना। मेरे पास थोड़ा पैसा है जो मैंने अपने गुल्लक में जमा किया है, कल मैं वो भी लाऊंगा, ठीक है? तुम वो पैसा अपने माँ को दे देना, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। बच्चा बहुत भूखा होता है, इसीलिए खाना ले लेता है और जल्दी से खाना खा भी लेता है, लेकिन वो पैसा लेने के लिए मना कर देता है। दूसरे दिन विनोद फिर से अपना खाना उस गरीब बच्चे को दे देता है और चुपके से उसके बैग में अपने लाए हुए पैसे को डाल देता है। विनोद को ऐसा करते हुए उसके एक टीचर देख लेते हैं। वो विनोद के पास जाकर बोलते हैं, बेटा विनोद, तुम एक बहुत ही अच्छे और नेक दिल वाले बच्चे हो। तुम अगर ऐसे खूब पढ़ाई करोगे तो एक दिन सबका भला कर पाओगे, लेकिन पढ़ाई नहीं करोगे तो कैसे किसी की हेल्प करोगे? क्या करूँ टीचर, पढ़ाई करने में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, पर आपने कहा है तो जरूर कोशिश करूँगा। इसी तरह हर कोई विनोद को पढ़ाई के लिए सलाह देता तो विनोद वहाँ से भाग जाता। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं कि एक दिन विनोद के पापा का
एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और वो पैरालाइज्ड हो जाते हैं। घर की सारी जिम्मेदारी विनोद की माँ के ऊपर आ जाता है। विनोद अपनी माँ और पापा की ऐसी हालत देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। विनोद के पिताजी की जॉब चली जाती है और कंपनी अपना मकान वापस ले लेती है और वो लोग रास्ते पर आ जाते हैं। विनोद अपने परिवार के साथ फुटपाथ पर रहने लगता है। इतने बुरे दिन आ जाते हैं कि उनके पास खाने के लिए कुछ भी पैसा नहीं बचता है। फुटपाथ पर आते ही विनोद की छोटी बहन अपनी माँ से बोलता है, माँ, मुझे भूख लगी है और बहुत सर्दी भी लग रही है। माँ, हम अपने घर कब वापस जाएंगे? माँ कुछ नहीं बोलती है, बस अपने दोनों बच्चों को गले लगाकर रोने लगती है। माँ, तुम पिताजी और छोटी का ध्यान रखना, मैं अभी आती हूँ। विनोद पास के गांव में एक दुकानदार से बोलता है, अंकल जी, मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए, मेरी माँ और छोटी बहन बहुत भूखी है। पैसा है ना तेरे पास? नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मैं आपकी दुकान में कुछ काम करके आपके सारे पैसे चुका सकता हूँ। चल भाग यहाँ से, बड़ा आया काम करके पैसा चुकाने वाले। ये अच्छा तरीका निकाला है तुम भिखारियों ने भीख मांगने के। विनोद दुकानदार की ऐसी कड़वी बातें सुनकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही वो 2-4 और दुकानों में जाता है, लेकिन हर कोई उसके साथ बुरा बर्ताव करके उसे वहाँ से भगा देता है। विनोद नदी के किनारे उदास होकर बैठ जाता है और सोचता है कि आगे क्या होगा। तभी नदी से आवाज आती है, विनोद, तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकती हूँ, तुम्हें जिस चीज की जरूरत है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अरे, ये आवाज तो नदी के अंदर से आ रही है। भला नदी कैसे बोल सकती है? तुम्हारे पास सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं है विनोद। मैं नदी के किनारे आने वाले हर एक इंसान से 3 बार ये पूछती हूँ, क्या कोई मेरा मदद करेगा? लेकिन हर कोई मेरा आवाज सुनकर डर के मारे भाग जाता है और यहाँ कभी नहीं आता है। लेकिन तुमने मेरी बात पूरी सुनी है, तो अब मैं तुमसे फिर से पूछ रही हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगी? तो मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम्हें चाहिए। ये सुनकर विनोद को समझ आ जाता है कि अगर उसने इस बार नदी की बात नहीं मानी तो ये नदी फिर से उसे कभी आवाज नहीं देगी। विनोद बिना डरे नदी से कहता है, हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कहो, क्या करना होगा मुझे तुम्हारे लिए? मैं एक आत्मा हूँ और सालों से इस नदी में फंसी हुई हूँ। अगर तुम मुझे इस नदी से निकाल दोगे तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी। विनोद ये सुनकर बिल्कुल भी नहीं डरता है और जल्दी से नदी में उतर जाता है। नदी के अंदर जाकर देखता है उस आत्मा का पैर एक जंजीर से बंधा हुआ है। तुम्हारे पैर तो जंजीर से बंधा हुआ है, इसे निकालना इतना आसान नहीं है। विनोद, ये जंजीर निकालना बहुत ही आसान है। जिस इंसान ने मुझे मंत्र के द्वारा इस जंजीर से बांधा था, उसने मुझे कहा था कि किसी दिन अगर किसी सच्चे मन के इंसान ने इस जंजीर को छुआ तो ये ऐसे ही टूट जाएगा, तो उसके छूते ही ये जंजीर अपने आप ही खुल जाएगा। अगर तुम सच्चे मन के हो, अगर तुमने कभी किसी का कोई भी बुरा नहीं किया हो, तो तुम्हारे हाथों के स्पर्श से ही ये जंजीर टूट जाएंगे और मैं मुक्त हो पाऊंगी। विनोद ये सुनकर अपने हाथ उस जंजीर पर लगाता है और विनोद के हाथ लगाते ही वो जंजीर अपने आप टूट जाती है। आत्मा आजाद हो जाती है। विनोद और आत्मा दोनों नदी के बाहर आ जाते हैं। आत्मा अब एक सुंदर औरत के रूप में विनोद के सामने आ जाती है और बोलती है, विनोद, तुम एक सच्चे मन के और अच्छे इंसान हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? विनोद को कुछ समझ नहीं आता है कि वो मांगे भी तो क्या मांगे। वैसे तो किसी की मदद करने के बदले में कुछ लेना नहीं चाहिए,
पर मेरी अभी मजबूर हूँ, इसलिए मैं तुमसे अपना परिवार के लिए कुछ खाना और एक छोटा सा घर मांग रहा हूँ। विनोद की अच्छाई देखकर वो आत्मा विनोद से बोलती है, विनोद, तुम सच में बहुत ही भोले हो। ये लो, ये एक जादुई एरोप्लेन है। तुम सच्चे मन से इसे जो भी मांगोगे ये तुम्हें वो जरूर देगा। पर ध्यान रहे, दूसरों के बुरा सोचकर कभी कुछ मांगना मत। ये जादुई एरोप्लेन गायब हो जाएगा और फिर दोबारा ये तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। ये कहकर एक जादुई एरोप्लेन विनोद को देकर वो आत्मा वहां से हमेशा के लिए गायब हो जाती है। विनोद जादुई एरोप्लेन लेकर अपने परिवार के पास वापस आता है और अपने परिवार को सारी बातें बताता है, लेकिन विनोद का परिवार कोई भी उसकी इस बात में भरोसा नहीं करता है। तब विनोद जादुई एरोप्लेन को सामने रख देता है और सच्चे मन से बोलता है, मुझे चांद पर एक सुंदर सा घर चाहिए और उस घर में खाने पीने की सारी सुविधाएं होनी चाहिए और एक ऐसी बड़ा एरोप्लेन लाओ जिसमें मैं अपने परिवार को लेकर उस चांद पे जा सकूं। विनोद के इतना बोलते ही वो एरोप्लेन बहुत बड़ा हो जाता है। ये देखकर विनोद की माँ, छोटी बहन और पिताजी बहुत हैरान हो जाते हैं। उन तीनों को अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है। चलो माँ, सब लोग बैठते हैं इसमें, हम सब चांद पर जाएंगे। चलिए पिताजी, जल्दी कीजिए। ए छोटी, चल जल्दी कर। विनोद और उसका परिवार जल्दी ही एरोप्लेन में बैठ जाते हैं। एरोप्लेन उड़ने लगता है और थोड़ी ही देर में वो चांद पर पहुंच जाते हैं। चांद पर पहुंचकर जैसे ही वो लोग एरोप्लेन से उतरते हैं तो उन्हें सामने एक बड़ा सा सुंदर सा घर दिखता है। विनोद अपने पूरे परिवार के साथ उस घर के अंदर जाता है। माँ, आओ, अंदर आओ। देखो कितना सुंदर सा ये घर है हमारा। हाँ भैया, ये घर तो बहुत सुंदर है और इसमें खाने पीने का सारा सामान भी है। वाह भैया, क्या बात है, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं जल्दी से कुछ खाना खा लेती हूँ। विनोद की माँ और पिताजी ये देखकर बहुत खुश होते हैं और विनोद से बोलते हैं, बेटा विनोद, तू तो सच में मुझे चांद पर ले आया रे। मैं तो तेरी बातों को हमेशा मजाक ही समझ रही थी। मेरे बुद्धू बेटे, जाने कब इतना समझदार बन गया। बेटे, मुझे अपने लिए एक कार चाहिए जो मुझे पूरा चांद की सैर करवा सके। हाँ जरूर पिताजी, अब तो हम जरूर जाएंगे। जो चाहेंगे वो सब हमें मिल जाएगा। इसी तरह विनोद अपने छोटे से परिवार के साथ खुशी खुशी चांद पर रहने लगते हैं। अभिजीत ऑफिस से निकलकर अपनी कार में बैठकर घर की तरफ जाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ एक छोटी बच्ची कुछ मुर्गों के बच्चे लेकर पहुँच जाती है और उससे कहती है, अंकल, एक छोटा सा बच्चा बस 25 रुपया है, ले लीजिए ना अंकल प्लीज। अगर आप एक मुर्गा खरीदेंगी तो मुझे 25 रुपया देंगी। मैं उस पैसे से कुछ खाना खाऊंगी। मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने कुछ भी नहीं खाया है सुबह से। अभिजीत को इस मासूम बच्ची पर दया आ जाता है। वो मुर्गों की बच्चे खरीद लेता है, उनको लेकर घर आ जाता है। घर में उसका पत्नी किरण और बच्चे राजू और पिंकी होते हैं। अभिजीत का छोटा सा परिवार था, लेकिन बहुत ही खुशहाल परिवार था। अभिजीत एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसकी तनख्वाह से उनका घर अच्छे से गुजारा हो जाता था। मुर्गों के बच्चे देखकर उसकी पत्नी बोलती है, अरे आप ये मुर्गों के बच्चे कहाँ से ले आए? पापा, कितने प्यारे हैं ये बच्चे। और कितना मुलायम भी है, एकदम कॉटन की तरह। मुझे तो इनको छूकर बहुत अच्छा लग रहा है। सारी बातें बाद में बताऊंगा। पहले किरण, तुम जाकर जल्दी से मेरे लिए 2 ऑमलेट बना लाओ। मुझे बहुत भूख लगी है। आज मीटिंग थी जिसके वजह से लंच भी मिस हो गया था। अपने हाथ का ऑमलेट खिला दो, फिर बताता हूँ मुर्गे के बच्चे मुझे कहाँ से मिला। अरे वाह, ऑमलेट! माँ, मैं भी एक खाऊंगी।
और मेरे लिए भी एक। हाँ हाँ, सबके लिए बनाऊंगी। जरा शांत हो जाओ, पहले तुम्हारे पापा को दे दूं, उन्हें बहुत भूख लगी है ना। और तब तक तुम दोनों मुर्गी के बच्चों के साथ खेलो, और हाँ, उन्हें कुछ खाने को भी दे दो। अभिजीत हाथ मुंह धोकर ऑमलेट खाने के लिए टेबल पर बैठ जाता है। किरण ऑमलेट बनाकर लाती है। अभिजीत ऑमलेट खाते खाते कहता है, सच में किरण, तुम्हारा हाथों में तो जादू है। तुम्हारा जैसा ऑमलेट कोई नहीं बना पाता। मैं ऑफिस में जो ऑमलेट मंगाता हूँ ना, उसमें ऐसा स्वाद ही नहीं होता है। तुम्हारे हाथों से बनाया हुआ ऑमलेट में वो बात है। सच में, मैं अगर इस कंपनी में जॉब नहीं करता तो अपनी ऑमलेट की दुकान खोलता और तुम्हें अपना दुकान का बॉस बनाता। आप भी ना इतना ज्यादा तारीफ मत किया कीजिए कि मैं खुद को मास्टर शेफ समझने लगूं। असल में ऐसी कोई बात ही नहीं है। आपको तो बस मेरी तारीफ करने की मौका चाहिए होता है। अरे, तुम्हें मेरी बातों को झूठ लगता है क्या? बच्चों से पूछ लो। क्या बच्चों, बताओ जरा, क्या मैं झूठ कह रहा हूँ तुम्हारे मम्मी से? तुम्हारे मम्मी के हाथों का बनाया हुआ ऑमलेट का टेस्ट मक्खन जैसा होता है ना, या नहीं? हाँ माँ, पापा एकदम ठीक कहता है। आपके हाथों में सच में जादू है। स्कूल में मैं जब अपने टिफिन खोलता हूँ ना, तो आपके बनाया ऑमलेट की खुशबू सभी बच्चों को पता चल जाता है, और वो हमेशा अपना लंच बॉक्स मुझे दे देता है और मेरा लंच वो लोग खा जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, मान लिया। अब ये तो बताओ कि मुर्गी के बच्चे किस खुशी में खरीद कर लाए आज? अरे, मैं जैसे ही ऑफिस से निकला तभी एक मासूम छोटी सी बच्ची मेरे पास आई और इसे खरीदने की रिक्वेस्ट करने लगी। मुझे भी ये बच्चे से बहुत दया आने लगा, तो मैंने खरीद लिया। अभिजीत उन बच्चों के लिए एक छोटा सा घर बना दिया। राजू और पिंकी उन बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। कुछ दिनों बाद ही वो मुर्गी के बच्चे बड़े हो गए और अंडे देने लगे। देखते ही देखते उनके पास 4 मुर्गे और 25 मुर्गियां हो गई थी। एक दिन ऑफिस से जब अभिजीत घर आया, अरे क्या हुआ, आज आपकी तबीयत बहुत खराब लग रही है। ऑफिस में ज्यादा काम था क्या? नहीं, काम तो ज्यादा नहीं था, लेकिन कई दिनों से बहुत थका महसूस हो रहा है मुझे। बीच बीच में बुखार भी आ जाता है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया है मुझे। किरण अभिजीत को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसे चेक करके कुछ दवाइयाँ दे देता है और उसे रेस्ट करने के लिए बोलता है। घर आने के बाद कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन सुबह जब किरण उठती है तो देखती है कि अभिजीत तभी तक नहीं उठा है। अरे उठिए, ऑफिस नहीं जाना है क्या? इतनी देर तक तो आप कभी नहीं सोते हैं। अभिजीत फिर भी नहीं उठता है। किरण उसके पास जाता है और देखता है कि अभिजीत मर चुका है। वो बहुत रोती है और सोचती है कि आगे क्या होगा। उसके और उसके बच्चों के सहारा हमेशा के लिए जा चुका था। किरण को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि बच्चों के ख्याल अब वो कैसे रखे। तुम्हारे पापा मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं उनके बिना कैसे जीऊंगी? मैं कैसे तुम दोनों की पढ़ाई पूरी करूंगी? कैसे तुम लोगों को पाल पोस कर बड़ा करूंगी? राजू और पिंकी को कुछ समझ नहीं आता है वो अपनी माँ को कैसे संभाले। फिर भी दोनों किरण के आंसू पोंछते हैं और उन्हें गले लगते हैं। अभिजीत के जाने के बाद किरण की दुनिया उजड़ गई थी, लेकिन बच्चों की तरफ देखकर वो कैसे भी जी रही थी। धीरे धीरे उनका घर का सारा राशन खत्म हो जाता है। एक दिन किरण सोचती है, अगर अब मैंने कुछ नहीं किया तो मेरे मासूम बच्चे नहीं जी पाएंगे। ये घर कैसे चला पाऊंगी? मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तभी स्कूल से बच्चे आ जाते हैं और वो अपनी माँ से कहते हैं, माँ बहुत भूख लगी है, जल्दी से ऑमलेट बना दो ना। हाँ माँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है, 2 ऑमलेट मेरे लिए भी बना दो ना। किरण ऑमलेट बनाने के लिए मुर्गों के पास आते हैं और इतने सारे अंडे देखकर वो सोचने लगती है, मुझे ऑमलेट बनाना बहुत अच्छी से आता है और सब कहते हैं कि मैं ऑमलेट बहुत अच्छी बनाती हूँ। क्यों न मैं एक ऑमलेट बेचने का दुकान लगाऊं? किरण को ऑमलेट बेचने का आइडिया मिल गया था।
वो देर किए बिना दूसरे दिन ही अपने घर के सामने ऑमलेट बेचने की दुकान खोल दी। आइए, स्वादिष्ट ऑमलेट खाइए। इतनी स्वादिष्ट ऑमलेट आपने कभी नहीं खाई होगी। एक बार खाइए, बार बार आइए। आइए, गरम गरम ताजे ताजे ऑमलेट खाइए। किरण की आवाज सुनकर आने जाने वाले लोग धीरे धीरे उसके दुकान के सामने आते हैं। किरण के हाथों के बने हुए ऑमलेट खाकर बहुत अच्छे बोलते हैं और बार बार उसके दुकान में ऑमलेट खाने के लिए आते हैं। ऐसे ही उसके ऑमलेट का बिजनेस बहुत अच्छे से चल जाता है। तभी एक दिन उसके दुकान में एक गुंडा आता है और वो उससे हफ्ता मांगता है। क्यों ऑमलेट वाली, तुझे नोटिस भेजा था ना, और फिर मेरे आदमियों ने आकर भी तुझे धमकाया भी था, फिर भी तूने मेरा हफ्ता नहीं दिया। अब देख देख तेरा क्या करता हूँ मैं। किस बात का हफ्ता दूं मैं तुम लोगों को? मेरी दुकान, मेरी अंडे, मेरे ऑमलेट, मेरी मेहनत, तो मैं तुम गुंडों को क्यों हफ्ता दूं? तुम लोग अगर यहाँ से नहीं चले गए ना तो मैं अब भी पुलिस को फोन करूंगी। गुंडे किरण की बात सुनकर बहुत गुस्से हो जाते हैं। वो बहुत नुकसान करते हैं, सारे सामान फेंक देते हैं, उसके साथ बहुत बदतमीजी करते हैं। पिंकी बहुत रोती है, सबके सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प करने नहीं आती है। उसकी बेटी पिंकी काफी समझदार थी। वो ये सब देखती है और एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पे डाल देती है। आज के लिए इतना तमाशा काफी है। अगर तूने आगे भी मेरा हफ्ता नहीं दिया तो मैं तेरी जिंदगी का तमाशा बनाकर रख दूंगा और उठाकर ले जाऊंगा अगली बार तुझे। गुड्डी वहाँ से काफी नुकसान करके चले जाते हैं। किरण रोती हुई, गिड़गिड़ाती हुई सबके सामने बोलती है, लेकिन कोई भी उसका मदद नहीं करता है। तब वो अपने बच्चों को लेकर घर के अंदर चली जाती है और बहुत रोती है। तभी दरवाजे का बेल बजता है। किरण जाकर देखता है तो वहाँ सामने एक पुलिस खड़ा होता है। तुम ही किरण हो क्या? ऑमलेट की दुकान चलाने वाली औरत तुम ही हो ना? हाँ जी साहब, मैं ही हूँ। क्या बात है? आपके साथ जिन गुंडों ने बदतमीजी की थी उन्हें पकड़ लिया गया है। आपको थाने आकर उनके खिलाफ FIR लिखवाना पड़ेगा, तभी हम उनसे उनके खिलाफ कुछ सजा दे पाएंगे। उन्होंने वैसे तो बहुत क्राइम किया है पहले, लेकिन कोई गवाह नहीं मिलने की वजह से आज तक हम लोग उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए हैं। हमारे डिपार्टमेंट ने आपका YouTube पर एक वीडियो देखा था तो हमें सबूत मिल गया है, और अगर आप गवाही दे देंगे तो बहुत अच्छा होगा। कौन से YouTube वीडियो? आप लोग क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, पर मैं जरूर गवाही दूंगी। उन बदमाशों ने ना जाने कितने गरीबों के साथ ऐसा किया होगा। तभी पिंकी भागकर अपनी मम्मी के पास आ जाती है और कहती है, माँ, वो YouTube पर वीडियो मैंने डाला था जब गुंडे आपको परेशान कर रहे थे। कोई आपका मदद नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी आपने उनको हफ्ता नहीं दिया, उनके सामने नहीं झुका। इसीलिए वो वीडियो बहुत वायरल हो गया है और सभी लोग आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। शाबाश बेटा, तुम अपनी मम्मी की तरह ही बहादुर हो और समझदार भी। अच्छा किरण जी, अब मैं चलता हूँ। कल आप थाने आ जाना और उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवा देना। पुलिस के चले जाने के बाद किरण पिंकी को गले लगाती है और धीरे धीरे उनका सब कुछ ठीक होने लगता है। दूसरे दिन किरण जाकर गवाही दे आता है तो उन गुंडों को भी सजा मिल जाती है। लोग किरण की बहुत तारीफ करते हैं और सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगता है और वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।